आपका एसएफ कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और नेक्स्ट सीरीज आपकी आई है 146 से। और जो नेक्स्ट मैं वीडियो भेज चुका हूँ, तो ये यूपी टीजीटी एलटी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज है और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और हर एक परीक्षा में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं आपके लिए नई सीरीज लेके आया हूँ उसी के आगे की। तो अभी तक इसकी 3 सीरीज़ पढ़ चुकी हैं और ये चौथी सीरीज़ है। तो यदि किसी ने हमारी पीछे की 2 सीरीज़ ना देखी हो तो उससे जो है आप इंडेक्स में जाके देख लें। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। लचीलेपन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लचीलेपन को जो है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? भाई लचीलापन क्यों हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के लिए? देखिए, आप लोगों का कमेंट्स आया था कि सर आप बहुत ही अच्छी सिंपल भाषा में समझाते हैं, और तो मैं आप लोगों के लिए थैंक्स बोलता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद लगी है, अच्छी लगी है, जिसकी वजह से आप लोगों ने अच्छा कमेंट्स किया हमारे लिए। तो मैं और ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ और करूँगा कि जिससे कि आप लोगों का अच्छे से जो है ज्ञान हो चुके। और आप पक्का समझिए कि अगर आपने इन सीरीज़ों को सही से कर लिया तो आपका पेपर 70 से 60% तो लगभग आप मान के चलिए कि हल हो ही जाएगा। तो क्योंकि यहीं से सवाल बनने हैं और ऐसे सवाल बनते हैं जैसे हम बता रहे हैं। तो ये सभी आए हुए सवाल हैं, तो आप देख ही सकते हो कि सवालों का स्तर कैसा रहने वाला है और किस हिसाब से आपके सवाल बनते हैं। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। यह मांसपेशी को खींचने से बचाता है, दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालता है, भारी वजन उठाने में सहायक करता है, बीमारियों से लड़ने में सहायक करता है। तो पहला तो ये बीमारियों को लड़ने में सहायक है ये नहीं है, ये तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं लचीलेपन से। भाई लचीलेपन से भाई बीमारियों से मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। भारी वजन उठाने में जो है करता, तो इसमें तो हमारा मांसपेशी, देखिए जो जो WBCs हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये तो हमारी जो है लड़ती हैं किससे? रोगाणुओं से। तो एक तो पहला गलत हो गया। दूसरी क्या, वजन उठाने में हमारी क्या मांसपेशियाँ काम आती, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालता है, तो लचीलेपन से दूसरों पर क्या अच्छा प्रभाव डालना? अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, सुंदर है, बढ़िया, तो अभी तो आपका दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। तो मेन चीज़ है कि यह मांसपेशियों को खींचने से बचाता है। तो लचीलेपन से क्या होता है कि जो अगर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसका लचीलापन बहुत अच्छा है, तो क्या करेगा भाई कि उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है बढ़िया हो जाएगी। भाई खींचने जो उसकी मांसपेशियाँ नहीं खींचेंगी। जैसे हम व्यायाम करते रहते हैं, तो जो लोग व्यायाम करते रहते हैं, अगर वो थोड़ा बाइंड भी हो जाए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। और जो वो व्यायाम नहीं करते हैं, तो अगर वो थोड़ा भी अपने शरीर को बांड करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनकी जो मांसपेशियाँ वो खींची जाती हैं। तो यहाँ से हमारा होगा लचीलेपन के शारीरिक स्वास्थ्य को क्या महत्वपूर्ण माना जाता है? तो भाई उनकी मांसपेशियों को खींचने से बचाता है, ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे 147। लचक को क्यों पुष्ट और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? तो भाई फिर से इन्होंने कहा है कि लचक को क्यों माना जाता है, तो इसके भी ऑप्शन को इसका सॉरी कि इसके 2 ऑप्शन आपको नहीं मिल पाए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, बोल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो पहला ऑप्शन है आपका है, अब चूँकि इन्हीं 2 ऑप्शनों से ही आपका काम चल जाएगा, तो आपको इन्हीं 2 ऑप्शनों में ही केवल जो है चूज करना है कि कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है। तो बाण गतिविधियों के दौरान दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचाने के लिए। तो भाई देखिए, अभी हमने क्या कहा कि अभी हमने आपको समझाया, सेम वही चीज़ समझाइए, तो यहाँ पे कोई बताने वाली बात ही नहीं। तो ऑप्शन हमारा दूसरा ही सही है। नेक्स्ट है, फिर क्वेश्चन है लचीलेपन के विकास का सर्वोत्तम पद्धति क्या है? क्या है भाई? वेलोसिटी है, बैलिस्टिक है, ठीक है, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग है, या इनमें से कुछ नहीं है। तो भाई देखिए, जो हमारी लचीलेपन की मांसपेशियों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो बात आ रही है कि लचीलापन हासिल करने के लिए अलग अलग तकनीकें होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक होल्डिंग पहली हो गई,
वेलोसिटी और स्टैटिक्स दूसरी होगी, वेलोसिटी और स्टैटिक्स दूसरी हो गई, और स्ट्रेचिंग तीसरी होगी हमारी, यानी कि स्टैटिक और वेलोसिटी कसरतों में एथलेटिक द्वारा अपनाई जाने वाली कसरतों को पूर्ण करने में नियंत्रण करती हैं, जबकि असिस्टेड कसरतों में हरकत के ऊपर आमतौर पर जो है किसी बाह्य ताकत का साथ देने में नियंत्रण करती है। और स्ट्रेचिंग और होल्डिंग जो है वो तकनीक लचीलेपन को विकास करने की सर्वोत्तम है। तो इससे हमारी क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास किससे होता है हमारा, तो विकास हमारा जो होता है वो हमारा होता है स्केलेलो और हेल्डिंग के द्वारा। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कसरत में एथलेटिक का अपनी कसरतों पर पूर्ण नियंत्रण करती है, स्टैटिक और वेलोसिटी। और दूसरा है स्क्लेरोस्टैटिक्स की बात करें तो ये जो होती है इसका कार्य केवल होता है कि ये जब फैसिलिटी केवल देने के कार्य ही आती कि आपका जो है फैसिलिटी जो होती है होल्डिंग के लिए, विकास के लिए हो जाती है। तो दोनों होती हैं, होल्डिंग भी होती है और स्क्लेरोस्टैटिक भी होती है, तो दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो हम उम्मीद करें कि आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। तो लचीलेपन के प्रशिक्षण के लिए उपयोगी क्या है, गतिवर्धक दौड़ें हैं, पोलियोमेट्रिक्स है, गति वाली दौड़ें। तो भाई कौन सी हमारी सही होगा इनमें से, तो देखिए इनमें से आप देखिएगा कि गतिवर्धक दौड़ों से अगर हम बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो इसमें लचीलेपन से तो कोई मतलब ही नहीं, पैरों की चपलता से मतलब है। पोलियोमेट्रिक्स है तो इससे भी कोई मतलब नहीं है भाई लचीलेपन से कि भाई पोलियोमेट्रिक्स है तो उसमें हमारी कोई विकास की बात ही नहीं, गतिवर्धक दौड़ें नहीं है। अगर हाँ इनमें से वेलोसिटी स्ट्रेचिंग या इनमें से कुछ होता तो हमारा सही होता। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी बचा, कौन सा, डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा गोनियोमीटर से मापी जाती है। तो देखिए गोनियोमीटर से क्या नापी जाती है ये हमें बताना है। गोनियोमीटर से फुर्ती नापी जाती है, शक्ति नापी जाती है, गति नापी जाती है, तन्यता नापी जाती है। तो देखिए जो हमारी गोनियोमीटर होता है ये तन्यता का मतलब होता है लचीलापन, क्या नापता है, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी नापता है। फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, गोनियोमीटर हमारे किसके लिए बताता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है कि आपके शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, शारीरिक तन्यता कितनी है आपके में, कितने महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो मांसपेशियों की खिंचाव नहीं हो सकता है, आप कितना भी बेंड कर लें, जैसे सर्कस में जो व्यक्ति कार्य करते हैं तो वो उनके अंदर क्या होती है, तन्यता सबसे अधिक होती है। तो इनमें से तीनों में से कोई सा नहीं है, केवल हमारा ऑप्शन है चौथा, तन्यता को नापता है। किसको नापता है, तन्यता को नापता है, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम तन्यता मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा गोनियोमीटर एकांत है। एकांत है मतलब एकांत का मतलब वही है आंकता है, एकांता मतलब यहाँ पे थोड़ा शब्द अलग लिखा है। एकांता का मतलब जो है नापता है। तो क्या नापता है भाई, ताकत नापता है, शक्ति, सहन शक्ति नापता है, शक्ति को नापता तो नहीं, तो क्या नापता भाई, ये सीधी सी फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को नापता है। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त किया जाता है, तो क्या नापने में प्रयुक्त किया जाता है, तो फिर से वही शब्द आ गया लचीलेपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 153 देखो गोनियोमीटर में एक ही चीज़ आनी है बार बार, और ये कई बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया गोनियोमीटर का, इसलिए ध्यान रखेंगे लचीलेपन को नापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है शारीरिक संरचना को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक संरचना अगर हम नापनी है तो किसका हम प्रयोग करेंगे, किस यंत्र का उसमें प्रयोग करेंगे ये हमें बताना है। तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं भाई, तो मोटापे की, तो स्किन फोल्ड कैपुलर से नापेंगे या गोनियोमीटर से नापेंगे, मैनोमीटर से नापेंगे या फ्लेक्सोमीटर से नापेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए स्किन फोल्ड से ही वस्तु की संरचना या उसकी कैपेसिटी या उसकी वसा को नाप सकते हैं। वसा भी अगर शब्द आता है तो भी आप स्किन फोल्ड ही कैपुलर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा जो युवाओं लोगों में तेज़ी से बढ़ रहा है वह आमंत्रित करता है विकलांगता रोग है। तो कैसा भाई, कुरूपता को, दुखद को, अकाल मृत्यु को या बीमारी। तो इसमें जो बात आ रही है वो भाई जैसे जैसे फैट हमारा बढ़ रहा है तो उसमें हमारी फैट जो है क्या है युवाओं में बहुत तेज़ी से फैल रहा है
तो इसका मतलब है कि हालांकि इसमें हम विकलांगता भी लगा सकते हैं कि जो विकलांग हो रहे हैं, बिल्कुल विकलांगता का रोग इसमें आमंत्रित कर रहा है। तो मोटापे में क्या हो रहा है कि लोगों को ख़तरनाक बीमारियां हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि चीज़ों का काफ़ी निर्माण हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाती है, लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि शरीर की मोटापा मापने का यंत्र है। तो शरीर को भाई किससे नापते हैं, अभी हमने बताया स्किन फोल्ड मोटापा। नेक्स्ट है शारीरिक में वसा की प्रतिशतता मापने का उपकरण है। तो वसा को भी हम स्किन फोल्ड या कैपलर्स से नापते हैं। भाई कैपलर्स भी आ जाएगा तब भी हम वही लगाएंगे। और इसके आगे नेक्स्ट कर चलेंगे कि शारीरिक शिक्षा में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं। तो इस क्या कहते हैं, स्किन फोल्ड भाई कैपलर कहते हैं। नेक्स्ट है मोटापेपन को मापने की में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो स्किन फोल्ड, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए आप यहाँ पे सब वही एक ही चीज़ है और ये कई बार पूछे गए सवाल हैं, इसलिए आपको इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखेंगे। फिर से वही आया है कि स्किन फोल्ड कैपलर मापता है, तो किसको मापता है, वसा को, शरीर की वसा को नापता है। इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड मापा नहीं जा सकता। भाई किस स्थान को हम नहीं नाप सकते हैं, स्किन फोल्ड नहीं कर सकते हैं भाई। तो ये हमें इसका आंसर बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। तो इस पर इंपॉर्टेंट में लगा लेंगे। और ये 2013 में पीजीटी में पूछा हुआ सवाल भी है कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जिस पे हम स्किन फोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मापने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बाइसेप्स भाई भुजाओं में कर सकते हैं। कॉफ मांसपेशी उस पर भी गाइड कर सकते हैं। कॉफ नर्व पेट भी भाई लगा सकते हैं। लेकिन हम कहें कि अपनी पालम हथेली पे लगा लें तो नहीं लगा सकते। तो हमारा वो ऑप्शन कौन सा है, हथेली का कभी मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर महिलाएं स्वस्थ वजन सीमा BMI बॉडी मास इंडेक्स 18,5-24,9 में हैं तो गर्भवती अवस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए, उसकी सुझाई गई मात्रा क्या होगी। भाई कितना वजन बढ़ जाना चाहिए, बॉडी मैक्स जो इस BMI का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, फुल फार्म होती है इसकी बॉडी मास इंडेक्स। तो इसकी भी फुल फार्म भी हम ध्यान रखेंगे, कई बार फुल फार्म भी इसकी पूछी गई है। तो 5 से 9 किलोग्राम होता है, 11 से 16 किलोग्राम होता है, 7 से 10 किलोग्राम होता है, 18 किलोग्राम होता है। तो सीधी सी बात है 11 से 16 किलोग्राम तक बढ़ सकता है गर्भवती महिलाओं में। BMC शरीर आकार सूचकांक जिसे बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो मोटापा जानने की अवधि है। BMI की गणना करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका अब सूत्र भी हमें पता होना चाहिए भाई, सूत्र क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखिए और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मीटर के कद लंबाई यानी कि स्क्वायर में बटे किलोग्राम वजन में। दूसरा है कद लंबाई गुणा जो उसे लंबाई बोलते हैं उसे बटे किलोग्राम जो वजन है वो किलोग्राम का स्क्वायर। और उसके बाद में किलोग्राम में वजन, मीटर में लंबाई और का स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो जो कभी भी कद और लंबाई किस में होगी, हमारी मीटर में होगी। तो कौन सा, सी हमारा ऑप्शन सही है। अगला है गर्भवती के दौरान कितना वजन बढ़ेगा और पूर्वावस्था में गर्भावस्था में BMI पर निर्भर करता है। BMI का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी हमने आपको बताया है और शायद आप इसे देखते ही समझ गए होंगे, बॉडी मास इंडेक्स ही इसे कहते हैं BMI को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 165 की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा है कि व्यायाम के लिए शरीर की तत्परता में को मापने का एक तरीका है। BMI का माप का उपयोग करना निम्न में से कौन सा BMI स्कोर मोटापे को इंडिकेट करता है। तो इसमें कौन सा हमारा स्कोर है जो मोटापे को इंडिकेट करता है। तो भाई यहाँ पे इंडिकेट करता है 32। किसको करता है, 32 मोटापे को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है।
त्वचा फोल्ड मापन किसके द्वारा किया जाता है? शारीरिक बनावट यानी कंपोजिशन, लचीलापन मापने के लिए या शक्ति मापने के लिए, गति मापने के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं शारीरिक बनावट यानी कंपोजिशन मापने के लिए। इसको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किसकी सहायता से शुरू किया था? तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा है UNRA, यूनिसेफ, UNDP, WHO के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो यूनिसेफ के द्वारा। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में के भोजन में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर का विकास करता है, हमारे शरीर की वृद्धि करता है। और छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा, आप कभी में मत भूलना, सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, सभी चीज़ों का, कोशिकाओं का निर्माण, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब का जो है पूर्ति कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। और ये जटिल होता है, जटिल संयोजी ऊतक भी इसे कहते हैं। प्रोटीन का पचना भी बहुत जो है मुश्किल होता है। और ये बुनियादी संरचना अमीनो एसिड से है, होती है। किससे बनती है? अमीनो एसिड से इसमें बनता है, अमीनो एसिड्स। और ये संयोजी, बहुत ही जटिल संयोजी ऊतक है। और इसमें संरचना अमीनो एसिड्स की होती है। एसिड्स में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। इसलिए प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट व वसा के साथ अलग पदार्थ में बनाती है, इसे अलग और रखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर है। तो महिलाओं के लिए आदर्श शारीरिक वसा स्तर क्या होता है? तो ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ें हमारी बिल्कुल फिट हैं, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सभी सही हैं कि महिलाओं के लिए होने चाहिए। देखिए ये सारे जो है महिलाओं के इंडेक्स दिए गए हैं, ये गलती से हो गया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आल, सभी हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण क्या है? भाई किससे हम व्यक्ति की लंबाई मापते हैं? तो वर्टियर स्केल के द्वारा, वेइंग स्केल के द्वारा, स्टेडियोमीटर के द्वारा, डायनोमोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा मापते हैं? स्टेडियोमीटर के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर है सेकेंड लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? तो कौन सा उपकरण ऊंचाई को, भाई अभी लंबाई और ऊंचाई बात एक ही है, तो किससे ना पता भाई? स्टेडियोमीटर से। तो यहाँ भी किससे नापेंगे भाई? स्टेडियोमीटर से ही तो नापेंगे। तो ये यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है, और यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई मापने का क्या है? तो इन दोनों का संबंध एक ही जैसा है। ये जो भी है सवाल पूछा जा रहा है ये एक ही जैसे है, तो दोनों का आंसर भी सेम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके द्वारा मनुष्य की ऊंचाई मापी जाती है? तो वही फिर आ गया बार बार एक ही क्वेश्चन, किससे कहाँ पर? स्टेडियोमीटर से। तो यहाँ से तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सेम है, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो इसी के साथ में हमारी सीरीज़ समाप्त होती है। और मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि यदि हमारी सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। और आपके जो कमेंट्स हमें मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कहते हैं कि सर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो रही है, तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो भेजता रहूँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो और एक सीट आपकी पक्की हो। बस यही हमारी उम्मीद है और ये हमारी आशा है, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे रहें। ठीक है, इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्कार।